तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए फंक्शन का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होना जरूरी है। और जब भी स्क्वायर फंक्शन आता है तो इधर तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है लेकिन इस तरफ इंक्रीज करने लगता है। इस वजह से हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाते जब तक कि लिमिट सारी की सारी ऐसी ना हो जाए कि फंक्शन या तो केवल इंक्रीज करे या फिर केवल डिक्रीज करे। तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम होल रेंज पे अपने फंक्शन को करते हैं इंटीग्रेट तो वैल्यू आती है 1। अब इस होल रेंज को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे इस हिसाब से कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव बन जाए। तो एक तो हम ले लेंगे -1 से 1 fx dx। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि हम अपने फंक्शन को इस तरह से लिमिट ब्रेक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। अब यहाँ तक हमने 1 लिया तो अब अगला हमारा 1 से ही स्टार्ट होगा। तो 1 से अपर लिमिट 2, यानी हम 2 तक ही तो मैक्सिमम जा सकते हैं क्योंकि हमारी रेंज ही 2 तक है। 2 के ऊपर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, इक्वल टू में हमारे पास है 1, तो इक्वल टू में हम 1 लिख देते हैं। अब जरा फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 2/9x + 1 -1 to 1। सेम हेयर, यहां भी हम वही वैल्यू पुट करेंगे 2/9x + 1 dx = 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा क्या आएगा हमारे पास। चलिए देखिए, तो जब -1 से 1 वाले को सॉल्व करेंगे तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट तो इसका ये हो जाएगा 2/9x और दूसरा हो जाएगा 2/9। तो इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखो और बताओ ये इवन है कि ऑड है। आप लोगों में से इवन ऑड फंक्शन सब लोग जानते हो कि नहीं? जी सर जानते हैं। चलो बताओ फिर, ये वाला फंक्शन इवन है कि ऑड है? सर ऑड है। ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में अगर लिमिट सेम हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो वैल्यू क्या आती है? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताइए। अगर ये एफ एक्स हमारा ऑड है और लिमिट है सेम -a से a तो इसकी वैल्यू क्या होती है? कोई बताए? चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं तुम लोगों को, भूल गए हो। इसकी वैल्यू 0 होती। कैसे, जरा देखो। मान लो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर हमें ये मिल गया, तो हम इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे, -a to a। तो जरा पहले अपर लिमिट पुट करो। तो अपर लिमिट क्या पुट हो गई, fa। अब माइनस लगाकर हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्या आएगा, f - a। अब ऐसी सिचुएशन में fx हमारा क्या था, ऑड था। लिमिट सेम होनी चाहिए थी इसमें। एक सेकेंड जरा होल्ड करना। यहाँ पे फंक्शन अगर ऑड है हमारा तो इंटीग्रेट करने पर x की पावर बढ़ती है और वो इवन बन जाता है। इवन बनने पर जो माइनस वैल्यू हम पुट करते हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये इसके बराबर आ जाता है। तो बराबर आने की सिचुएशन में दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये फंक्शन हमारा ऑड है और लिमिट है -a to a, यानी सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। जैसे सपोज कर लो हम यहाँ पर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने लिमिट ले ली -a to a। तो जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन है, इंटीग्रेट करने पर x²/2 आ जाएगा। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा -a to a। अब जरा वैल्यूज पुट कर दो। तो पहले हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम पुट करेंगे a। तो रिजल्ट क्या आएगा, a²/2। फिर माइनस लग जाएगा, फिर पुट करेंगे -a। जैसे ही -a का स्क्वायर करोगे a² बन जाएगा। वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ऑड फंक्शन को अगर हम सेम लिमिट पे, एक प्लस में हो और एक माइनस पे हो, इंटीग्रेट करते हैं तो हमें हमेशा 0 मिलता है। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, यानी ये फंक्शन गायब हो गया। अब 2/9 की बात करते हैं। तो 2/9 इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बताइए। इवन। इवन, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 है। इवन को हम इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हम x की पावर 0 हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 0। ठीक है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में 2/9 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और -1 to 1 की बात है, ये हो जाएगा 0 to 1 2 टाइम्स।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले को अगर हम सॉल्व करें तो 2/9 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और इस पे लिमिट ऑपरेट कर देते हैं 1 to 2। लेकिन लिमिट ऑपरेट हमें नहीं करनी, हमें तो फंक्शन चाहिए था ना चेंज वाला। तो अभी इसको एज इट इज रखो, क्योंकि हमको बस पॉजिटिव वाला फंक्शन चाहिए, हमको इंटीग्रेट नहीं करना है। यहाँ पर हमको लिमिट चेंज करनी है, प्लस में बनाना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 1 से 2, 2/9 x + 1 dx = 1। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन हमारा अब क्या बन चुका है, 0 to 1, 2 to 4, 4/9 dx प्लस, और 1 to 2 पे हमारा फंक्शन क्या बन चुका है, 2/9 x + 1 dx = 1। यानी अब अगर हम अपने फंक्शन को फिर से रीराइट करके लिखें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी 4/9 जब x हो 0 से 1 के बीच में, और हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी 2/9 x + 1 जब x की लिमिट हो 1 से 2। ये हमने इस वाले से लिखा। आपको दिख रहा है 0 से 1 पे फंक्शन कितना है, 4/9 दिख रहा है, यस सर। और 1 से 2 पे कितना है ये, और ओवरऑल हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि ये एक पीडीएफ है, इसको हम एक पीडीएफ कह सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि निगेटिव में कुछ नहीं, सब कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। जरा देखिए आपको क्या निकालना था, फाइंड द पीडीएफ ऑफ u = x²। x² का पीडीएफ निकालना था। तो यहाँ पर आप जैकोबियन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या था जैकोबियन का फार्मूला, जैकोबियन का फार्मूला इसके लिए अलग अप्लाई कर लो, इसके लिए अलग अप्लाई कर लो। देखो तो हम निकालेंगे FU, पॉइंट को हम चलो y लिख लेते हैं, y है ना। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर आएगा ∂x/∂y इंटू fx, वेयर x इज पुट इन द टर्म ऑफ y। तो जब हम fx की वैल्यू ये लेंगे 4/9, तो fx 4/9 आ गया, और ∂x/∂y के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है y = x²। यहाँ से निकालिए जरा, dy = 2x dx। तो dx/dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/9 √y। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, तो 2 बचेगा, और x की जगह पर √y। चलो एक फंक्शन आ गया जब हमारी लिमिट थी ये। अब जरा दूसरा वाला यहीं पे हम लिखते हैं, तो ये तो वही रहेगा सेम 1/2x। fx की वैल्यू जरा देखें, तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब की बार हमने कौन सी लिमिट ली है, 1 to 2, तो अब की बार हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2/9 x + 1। जब हमने ये लिमिट ली थी तो हमारे पास ये आया है फंक्शन। ओके ठीक है, तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, और x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, √y + 1 डिवाइडेड बाई √y। तो हमारा जो एक फंक्शन और आएगा वो किस रेंज पर होगा, वो y की रेंज पर होगा। अब की बार रेंज क्या होगी तुम लोग जरा हमें बताओ। एक तो हमारा ये आंसर हुआ, दूसरा यहाँ आने जा रहा है, रेंज आपको बतानी है। देखो x की रेंज यहाँ पर क्या थी जब हम दूसरा फंक्शन ले रहे हैं, 1 to 2, और अब की बार हमारे पास y आ गया x²। तो बताओ रेंज क्या होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 to 4 हो जाएगी रेंज, है ना। तो अब हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, यानी हमने y का पीडीएफ फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो y का पीडीएफ आया उसकी दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यूज हमारे पास है 2/9 √y, यहाँ पर y की लिमिट है 0 to 1, और दूसरी वैल्यू आई है √y + 1/√y, और यहाँ पर 9 भी लिख लो, 9, और ये तब आएगा जब y की लिमिट होगी 1 to 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया।
और Yes. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में अभी बचा हो तो बताओ, अभी करवा देते हैं। एक तो हमने ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, और क्या दिया था दूसरा, और कुछ भी दिया था। एक तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था। हाँ, कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें a मल्टीप्लाई हो रहा था और उसमें a लेस देन a की बात की गई थी। मैं क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। एक रैंडम वेरिएबल x है, इसका पीडीएफ हमें fx दिया हुआ है और cdf ये दिया हुआ है। अब की बार रैंडम वेरिएबल y हो गया है a इंटू एक्स, हमको y का पीडीएफ और cdf बताना है। तो सिंपल फार्मूला है y का पीडीएफ निकालने का, प्रोबेबिलिटी y इज लेस आर इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या है हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है ax लेस आर इक्वल टू y। अब अगर हम x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन है कि a को हम 0 से बढ़ा ले रहे हैं। a को जब हम 0 से बढ़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी में शिफ्ट होने पर कोई चेंज नहीं करती है। ओके, अब देखें अगर हम इसको ध्यान से, तो CDF की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, fx एट द पॉइंट y अपॉन a। तो हमारा जो y का CDF आया वो x के CDF के टर्म में आ गया। अब अगर हमको y का PDF चाहिए तो क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल fx का तो स्मॉल fx हो जाएगा, और अंदर अगर केवल y होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन y अपॉन a है तो हम इसको फिर से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 अपॉन a, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन a fx y अपॉन a। ये तब आएगा जब a हो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। अब जरा दूसरी बात करते हैं निगेटिव की। मान लेते हैं कि अब की बार हमारा जो x है a है वो लेस देन 0 है। तो आपको पता है, मान लो हम एक इनइक्वालिटी लिखते हैं 2 to 3। ठीक है, अब मान लो हम इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अब बताओ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? जरा स्केल लाइन बनाओ, रियल लाइन बनाओ। ये देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने लिखा था 3 इज ग्रेटर देन 2, तो बिल्कुल सही है, 3 इधर है, 2 इधर है। अब जरा इधर आते हैं, -1 -2 -3। इसको देखो और बताओ -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? -2। -2। तो -2 बड़ा है तो इनइक्वालिटी ऐसे लगेगी ना। Yes sir. जी यानी हमको ये तो पता चल गया कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वालिटी क्या हो जाती है, Reverse. चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर a को हमने क्या लिया है, a को लिया लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 का मतलब एक ही होता है निगेटिव क्वांटिटी। तो अब की बार जब हम a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस की क्वांटिटी इस तरफ आ रही है, इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बताओ। चेंज हो जाएगा। इस वाले में देखो a को शिफ्ट किया था तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, a इधर आ गया है y के नीचे, लेकिन इनइक्वालिटी सेम है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी है, और माइनस की क्वांटिटी जब शिफ्ट होगी तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जरा हम ये देखते हैं। तो इसको लिखने का हमारे पास एक तरीका है, हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी लाइन है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, एक 0 मान लो और एक a मान लो, बीच में हमने कोई पॉइंट लिया है a/2। अगर हम 0 से a तक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछें तो 1 आएगी। हमेशा याद रखना, होल रेंज पे इंटीग्रेशन 1 होता है पीडीएफ का। अब आपसे ये कहा जाए कि a/2 से a तक का हमको बताना है, तो हम क्या करें, ऐसे भी तो बता सकते हैं, a से 1 से घटा दें। Yes sir. अगर हम 0 से लेकर a/2 तक का निकाल लें और 1 से घटा दें तो भी तो ये मिल जाएगा। यहां पर बिल्कुल वही किया गया है, हमको x ग्रेटर देन y अपॉन a चाहिए था, तो हम इससे जो छोटा हिस्सा है उसको 1 से घटा देंगे, क्योंकि पूरा तो 1 होता है, तो लेस वाला घटाएंगे तो ग्रेटर वाला मिल जाएगा। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि जो हमारा CDF डिफाइन है ना, वो लेस आर इक्वल टू के लिए डिफाइन है। ऐसे तो लिखते हैं जी सर। x इज लेस आर इक्वल टू, तो हम इसको fx लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि हम उसको CDF के फॉर्म में लिख पाएं। अब ये बन गया आपका CDF, यानी हमने y का CDF अब की बार निकाल लिया, जबकि हमारा a क्या था, लेस देन 0। डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा PDF, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जरा इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहला तो सेम आएगा,
उसके बाद हम y/a का फिर से करेंगे तो क्या आएगा 1/a। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि a निगेटिव है तो एक माइनस भी आएगा, और वो माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 1/a और fx, सर ये स्मॉल एफ नहीं होगा? बिल्कुल बेटा स्मॉल एफ ही होगा, मेरे से गलती हो गई, fx y/a। अब की बार रिजल्ट ये आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि पीडीएफ दोनों के केस में सेम हो गया है, जबकि सीडीएफ में चेंजेस हैं। जरा एक बार आंसर मैच कर लिया जाए, है ना। ये टेबल है, आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में माइनस आएगा, जब ए की वैल्यू दी जाएगी तब हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, तो आप लोगों को भी वहां पर माइनस लगा लेना है। सीडीएफ में देखो fx/a है, यहाँ 1 - fx/a हो गया है, और इस वाले में पीडीएफ सेम है बट एक माइनस का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जब ए की हमें वैल्यू दी जाएगी तब हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस लगा लेते हैं बस। यहाँ पर एक माइनस, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया जब हमारा a लेस देन a हो, ठीक है। अब जरा ऊपर वाली फिगर में देखो कोई और बच रहा है, जिसमें तो x का हो गया, x - a का हो गया, ax का हो गया। अब x स्क्वायर का हमने करवा ही दिया, आपको पहले ही करवा दिया था। x क्यूब का आपको होमवर्क में दे दे, बताओ ये वाला कर लोगे कि नहीं? यस सर कर लेंगे। चलो ट्राई करना, होमवर्क में अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे बताना। तो अब हम आज ट्रांसफॉर्मेशन को क्लोज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट है। अब हम आज नए टॉपिक पे मूव करेंगे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन। तो आज आप जानेंगे, हाँ बोलो सर। कह जो सीडीएफ है सर, जैसे नेगेटिव का निकालें, और सर जो नेगेटिव में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग एक हो, और सर पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हो, तो सर दोनों का निकालेंगे तो क्या सर इक्वल आएगा? बेटा सवाल बताओ तब हम तुम्हारी बात को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मुझे दिखाना, ठीक है? यस सर। हाँ चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये सारा टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम पहला स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको अभी तक कोई आइडिया है? चलिए, एक्सपेक्टेशन को अगर हम हिंदी में कहें, इसका मतलब होता है प्रत्याशा, अनुमान। एक्सपेक्टेशन की जो लिटरल मीनिंग होती है वो होती एवरेज। सभी लोगों ने एवरेज तो कैलकुलेट किया है? यस सर। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन है एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन मतलब एवरेज, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर पीडीएफ और पीएमएफ से है। अगर कोई पीडीएफ या पीएमएफ हमें पता है और हमें उसका मीन निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे? इस एक्सपेक्टेशन का। कैसे, ये भी हम आगे देखते हैं थोड़ी देर में। एक लाइन आपको और एक्सपेक्टेशन की याद रखनी है। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जाती है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल values of random variable multiplied by their respective probability। अभी मैं इसको समझाता हूं आपको। यह डेफिनेशन आपको किताबों में कब लिखी मिलेंगी? एक्सपेक्टेशन मीन देता है डिस्ट्रीब्यूशन का। हम पहले इस डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे, वापस हम आएंगे, फिर हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि ये जो लिखा है इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। इन सब के पहले हम ये जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन का सिंबल क्या होता है। तो एक्सपेक्टेशन को हम ई से डिनोट करते हैं और ये किसी भी रैंडम वेरिएबल पर ऑपरेट होता है। जैसे कि ऑपरेटर्स आप समझते हैं क्या होते हैं?
ऑपरेटर्स का मतलब जैसे हम यूनियन करते हैं तो यूनियन एक ऑपरेटर है, ए और बी के एलिमेंट को ये यूनाइट करके एक कर देता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट लाता है। प्लस क्या करता है, ऐड कर देता है। माइनस क्या करता है, लेस कर देता है। वैसी एक्सपेक्टेशन एक ऑपरेटर है जो किस पे ऑपरेट होता है, रैंडम वेरिएबल पे। जैसे ही हम एक्स पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो एक्सपेक्टेशन एक्स कैसे ओपन होता है, समेशन ओवर एक्स, एक्स इंटू पी एक्स। यानी हम इस एक्स पे समेशन करेंगे, लेकिन समेशन करने के पहले एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये डिस्क्रीट के केस में है। कंटिन्यूअस के केस में समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, पीएमएफ की जगह पे पीडीएफ आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिफाइंड इन डिस्क्रीट केस एज दिस एंड इन कंटिन्यूअस केस एज दिस। अब हम इसको समझते हैं। जैसे पहली वाली डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लिखा एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। मान लो हमने आपको 2 सिक्के दे दिए और हमने कहा इसको टॉस करिए। 2 कॉइन हमने आपको दे दिए और हमने कहा इसको टॉस करिए। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए हेड का मीन क्या होगा। तो आपको पता है मीन का मतलब होता है एवरेज। तो हेड के आने का मीन क्या होना चाहिए। 2 सिक्के हमने आपको दिए, बताओ कितने सिक्के पर हेड आ जाए कि आप कहेंगे कि एवरेज है। अगर एक पर भी ना आए तो किसी पर भी हेड नहीं आया, अगर दोनों पर आया तो दोनों पर हेड आया। तो इसका एवरेज क्या होगा, 1। यानी एक पर हेड आ जाए एक पे ना आए, यही तो एवरेज होगा। और वैसे भी हम एवरेज निकाल सकते हैं 0 1 2, यानी कि या तो 0 हेड आएगा या तो 1 आएगा तो 2 आएगा। तो एवरेज का सिंपल फार्मूला होता है, सबको सम करो, जितने हो उससे डिवाइड कर दो। तो 3/3 = क्या आया, 1 आया। तो सिंपल केस में तो हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, लेकिन जब भी हम प्रोबेबिलिटी के केस की बात करते हैं तो एवरेज के निकालने के लिए हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन फार्मूलों से एवरेज कैसे आता है। अभी हमने लिखा एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका एक्सपेक्टेशन अगर निकालेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। हमने ये देख लिया कि 2 कॉइन का मीन एक हेड आ रहा है। अब हम जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2। और अगर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, 2/4, 1/4। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है जो हमने अभी अभी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, नो सर। ओके। अब हम यहाँ पर इस रैंडम वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन इंपोज करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स जैसे हमने लगाई उसकी डेफिनेशन क्या थी, समेशन ओवर एक्स, एक्स इंटू पी एक्स। यानी एक्स की पूरी रेंज पर सम करो, लेकिन समेशन के पहले एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम अगर यहाँ पर एक्स की रेंज देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कहाँ तक जा रही है, 2 तक। सबको दिख रहा है एक्स 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। एक्स की पहली वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या लिखेंगे, 0 और P0। समेशन कहता है जोड़ो, तो प्लस का सिंबल लगा दो। नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 इंटू P1। फिर समेशन क्या कहता है, जोड़ो। नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 इंटू P2। बस यहीं तक तो हमारी रेंज है, यहीं तक हम जाएंगे। तो पहली वाली वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब 0 हो जाता है। दूसरा वाला है P1 इंटू 1, तो P1 की वैल्यू है 2/4, इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है 2 इंटू P2, यानी 2 का मतलब 2 और P2 मतलब प्रोबेबिलिटी एट 2। तो प्रोबेबिलिटी एट 2 कितनी दी हुई है टेबल में, 1/4। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 2/4 प्लस 2/4 = 1। आपको दिखा कि एक्सपेक्टेशन जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला तो क्या आया, 1 आया, 1। और अभी अभी हमने सिंपली देखा था कि 1 इसका मीन है। तो एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात सही हुई कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। अब ये तो बहुत छोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया जाए, हम जब भी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे हमें हमेशा क्या मिलेगा, मीन। मीन को ही हम एवरेज कहते हैं। अब जरा दूसरी डेफिनेशन पे शिफ्ट करते हैं।
दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको सम करिए। तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, हमको इनको जोड़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ और भी करना है। क्या? मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, यानी उन रैंडम वेरिएबल्स को उनकी प्रोबेबिलिटी से, रेस्पेक्टिव मतलब जो 0 वाली हो उसको 0 से, जो 1 वाली हो उसको 1 के, तो मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सम तो करना है, लेकिन सम के पहले हम हर रैंडम वेरिएबल को उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जरा यहां पर देखो हुआ क्या है, x की वैल्यू 0, ऑल पॉसिबल वैल्यूज पे सम करना था, तो पहली पॉसिबल वैल्यू 0 और उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p0, फिर दूसरी पॉसिबल वैल्यू 1 और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p1, फिर तीसरी 2 और इसकी p2, और हमने सबको जोड़ा ही तो है। तो जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये डेफिनेशन सही दिखी कि नहीं आपको? गरिमा और योगिता बताओ बेटा, आपको अंग्रेजी में लिखा है फिर भी तो समझ में आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है ना? जी सर। ठीक है, तो अब आपको दो डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन की अपने मन में रखनी है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ और पीएमएफ एफएक्स, देन इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन डिनोटेड बाय दिस, यानी ये इसका नोटेशन है, इज गिवन बाय, यानी ये इसकी डेफिनेशन है, दिस एंड दिस। इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड द राइट हैंड इंटीग्रल और सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। प्रोवाइडेड को कहते हैं शर्त यह है कि राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड मतलब इधर और इधर, इंटीग्रल और सीरीज, यानी ये इंटीग्रल है और समेशन वाला सीरीज है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब जब भी हम इनकी वैल्यूज निकालना चाहें तो वैल्यू निकल के आए। आप लोगों को मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि समेशन और इंटीग्रेशन हमको रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। मान लो हमने एक फंक्शन यहां पर लिख दिया x dx, आप बताओ अगर हम इसको इंटीग्रेट करके x² 2 पुट कर दें और लिमिट ऑपरेट कर दें तो क्या हमको वैल्यू मिलेगी? कोई मिलेगी? क्या मिलेगी? नो सर, इनफाइनाइट मिलेगी ना? सिर्फ फाइनाइट सर। इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमें। यस सर। तो इनफाइनाइट कोई वैल्यू थोड़ा ना होती है, उसको तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी कभी ऐसा हो कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय इनफाइनाइट आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेशन कन्वर्ज नहीं कर रहा है। यहां पर यही लिखा गया है कि एक्सपेक्टेशन एक्स की डेफिनेशन तभी मानी जाएगी जब राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, यानी इनकी वैल्यू निकले। सेम समेशन में भी होगा, हर बार हम समेशन में सीरीज को जोड़ नहीं पाते हैं, तो जब कभी भी ऐसा हुआ कि हम सीरीज को जोड़े और इनफाइनाइट आए तो हम कहेंगे डज नॉट कन्वर्ज, यानी कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डिस्क्रीट के केस में और कंटिन्यूअस के केस में ये डेफिनेशन होती है, लेकिन इंटीग्रेशन और ये सीरीज अगर कन्वर्ज होगी तो ही हम एक्सपेक्टेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक्सपेक्टेशन में अभी तक आपने जितना पढ़ा वो आपको क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे फिर से। एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में एवरेज है या मीन है? तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? पीडीएफ का या पीएमएफ का। दूसरा, अगर हम रैंडम वेरिएबल की सभी पॉसिबल वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ लें तो भी हमें एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्लियर? यस सर। बाकी आपने एग्जांपल से देख लिया ये दोनों डेफिनेशन कैसे अप्लाई हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ एक्सपेक्टेशन एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन मॉड एग्जिस्ट। ये बात आपको याद करनी है, ये एक तरह से प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन एक्स तभी एग्जिस्ट होगा जब एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स निकल आए। अगर ये नहीं निकला तो हम इसको भी नहीं निकाल सकते। इसका एक एग्जाम्पल है, आपको मैं बता देता हूं। एक फंक्शन होता है, ये चलकर आप लोग पेपर नंबर 3 सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 1 में पढ़ोगे, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1/π 1 + x²।
और x की जो रेंज होती है वो होती है -∞ टू +∞। इस फंक्शन में अगर हम आपसे कहें एक्सपेक्टेशन x निकालो, तो आपको एक्सपेक्टेशन x निकालने के पहले एक्सपेक्टेशन मॉड x निकालना है। अगर मॉड x निकला तो इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेशन निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो एक्सपेक्टेशन नहीं निकलेगा। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, एक्सपेक्टेशन x तभी निकलेगा जब एक्सपेक्टेशन मॉड x निकलेगा। तो जल्दी से हम इस फंक्शन पे एक्सपेक्टेशन मॉड x की कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या निकलेगा। तो आपको फंक्शन देखकर पहले पहचानना है कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस। जल्दी से बताइए। कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन लगेगा। अब एक्सपेक्टेशन x की डेफिनेशन डिस्क्रीट में क्या थी, ये थी। डेफिनेशन सर। आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, मैं ऐसे ही बताता रहूंगा। और कंटिन्यूअस में ये थी। तो जब कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस है, तो वही डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा x में -∞ टू ∞ रेंज हो जाएगी, और इस जगह पर है x। कौन सा x, जो यहाँ पर था। तो अब की बार यहाँ पर सिर्फ x नहीं है बल्कि मॉड x है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड x इंटू fx लिखेंगे। fx की वैल्यू हमको दी हुई है 1+x² एंड 1/π, और dx लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए और अपने फंक्शन को पहचानिए। क्या आपका फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, बताइए। यहाँ पे 1/π कैसे आया? बेटा वो तो फंक्शन में दिया हुआ ना, मैं fx में। अब जी यहाँ सर, पर जी fx पुट कर रहे हैं ना, तो fx में 1/π भी तो आएगा। जी सर, जी सर। अच्छा, अब बताओ फंक्शन आपको इवन है कि ऑड है? ऑड। ऑड है। और सर क्यों बेटा, ऑड क्यों बताया आपने? इवन ऑड की पहचान कैसे करते हो, बताओ जरा मुझे। उसमें x। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नो सर, कुछ नहीं। आप सही बोल रहे हैं, x की जगह पे -x पुट करो। अगर चेंजेस आ गया माइनस के साथ तो ऑड हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो इवन। तो जरा पुट करो यहाँ x की जगह पे -x। अब बताओ, -mod x को हम mod x लिख सकते हैं, जी सर। और -x² को x² लिख सकते हैं। तो माइनस पुट जी। करने पर फंक्शन तो सेम आ गया। तो अब इवन कहें कि ऑड कहें? इवन। इवन है तो थोड़ा सा आंसर सोच समझ के दीजिए। आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं, इंटर पढ़ के आए हैं ना। तो जब इवन फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to ∞ 2 टाइम्स। और अब चूंकि हमारा फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम मॉड को हटा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो सारी चली गई, तो मॉड की जरूरत नहीं रहेगी। x 0 से ∞ जाएगा। अब इस वाले इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, इसका इंटीग्रेशन होगा log 1+x², और इस पे लिमिट ऑपरेट कर देंगे 0 to ∞। इंटीग्रेशन सही हुआ है, जरा चेक करो। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, ऊपर मिल रहा है जो लिखा हुआ है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 1/1+x² आएगा, और 1+x² का फिर से करोगे तो 1 का 0 और x² का 2x, तो ये 2x भी यहाँ पर मौजूद है। अब जरा लिमिट पुट करें, तो जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी रखने पर वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी कि एक्सपेक्टेशन मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब एक्सपेक्टेशन मॉड x नहीं निकला तो एक्सपेक्टेशन x भी नहीं निकलेगा। इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे, और इस एग्जांपल को कि एक्सपेक्टेशन x एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन मॉड x एग्जिस्ट, यानी जब एक्सपेक्टेशन मॉड x निकलेगा तो ही हम इसको निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज थॉट ऑफ एज अ लॉन्ग टर्म एवरेज, यानी एक्सपेक्टेशन को हम लॉन्ग टर्म एवरेज भी कहते हैं। इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है, एवरेज होता है, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में ये अगली प्रॉपर्टी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है, और हम एक इसका फंक्शन बना लेते हैं gx। अब gx क्या क्या हो सकता है, x² हो सकता है, x+2 हो सकता है, x² + 2x + 3 हो सकता है, x³ हो सकता है, एनीथिंग। यानी ये gx है वो x का एक फंक्शन है। यहां पर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी अब की बार हम x की एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल रहे हैं,
बल्कि उसके एक फंक्शन की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो अब इसमें चेंजेस क्या आएगा ये आपको समझना है। अगर मान लो यहां पर x होता तो क्या होता, x होता तो हम सिंपल यही डेफिनेशन लिखते डिस्क्रीट के केस में, और ये कहां लिखते कंटिन्यूस के केस में। तो चेंजेस ये आएगा कि जब भी कभी हम x के फंक्शन की एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो जहां जहां x है वहां वहां हमें वो फंक्शन पुट करना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ, यहां पर आएगा gx इनटू, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, हम x का pdf या pmf ही पुट करेंगे। कंटिन्यूअस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर x, ये फंक्शन आ जाएगा और x का pdf आ जाएगा। यानी फंक्शन के आने से पीडीएफ पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो x का फंक्शन है तो हम यहां पर x का ही पीडीएफ निकालेंगे। अब इसको हम पर्टिकुलर कर लेते हैं जरा। मान लो हम gx की जगह पे x स्क्वायर ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहां पर x स्क्वायर का नहीं चाहिए, x का ही पीडीएफ चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, समेशन x स्क्वायर इंटू x का पीएमएफ। समझ गए आप मेरी बात को? यस तो जब भी कभी हम x के किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो सिंपल ऐसे ही एक्सप्लेन होगा, बट उस x की जगह पे वही फंक्शन आ जाएगा जिसकी हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। ओके, यस सर। एक्सपेक्टेशन के अभी हम सवाल भी आपको लगवाएंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता दे फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है, इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x प्लस एक्सपेक्टेशन y। इसके प्रूफ करने के पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी और बताएंगे छोटी सी। मान लो आपको कोई फंक्शन x का दिया हुआ है और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो, कांस्टेंट फंक्शन सब लोग जानते हो। यस सर। कांस्टेंट Fix. फंक्शन या तो ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, यानी x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इस लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ ये लाइन ऊपर नीचे हो तो ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इस लाइन को देखो, कोई चेंज नहीं, x चाहे यहां पर रहे तब भी ये इतना ही रहेगा, x यहां आया तब भी इतना ही रहेगा, यानी ये फंक्शन एक जैसा है। एक जैसा है तो हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन लें तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x की रेंज आएगी और ये कांस्टेंट c यहां पर आ जाएगा और x का क्या आएगा, pdf आएगा dx। अब अगर कांस्टेंट को देखें तो हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ। अब ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप में से मुझे कोई बताएगा। fx एक pdf है, ये हमने बताया है आपको, और pdf को अगर x की रेंज पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा सर? वो CDF है, CDF। बेटा CDF नहीं आएगा, CDF कब आता है, जब हम ये लिखते हैं। यस सर। इसमें अपर लिमिट x होती है तब आता है, यहाँ पर हम x की रेंज बोल रहे हैं। तो होल रेंज पे जब भी pdf को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, pdf और pmf की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी होती है 0 या उससे बड़ा होगा pdf या pmf। यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम pdf या pmf सर को, इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 1। तो यही तो पूछ रहा था मैं। वहां पर क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर यही तो हो रहा है, इस Yes, fx को sir. x की रेंज पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 ही तो आएगा। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, c। यानी हमने क्या देखा कि किसी भी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन हमेशा कांस्टेंट ही होती है। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अभी अभी आपने पढ़ा एक्सपेक्टेशन हमें एवरेज देता है, तो हम चलो 5 वैल्यू लिख रहे हैं, आपको इसका एवरेज बताना है। सभी लोग बताना, बताओ जरा इसका एवरेज क्या आएगा, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू। वही वैल्यू ही। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, हम सबको ऐड कर लेंगे बाय और ऐड करने के बाद कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 5। आज तो ऊपर ऐड किया तो 10 आया, नीचे आया 5, रिजल्ट आया 2। तो देखो वही वैल्यू ही तो मीन आ गया। और अब आप इस सीरीज को देखिए, ये सीरीज कांस्टेंट है कि नहीं है, इसमें कुछ बदल रहा है क्या, नो सर। तो कांस्टेंट सीरीज में उसका मीन वही आता है। तो ये बात आपको प्रैक्टिकली भी दिख गई, यानी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके,
यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं। इस थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई आपको प्रूफ करना है कि ये होगा एक्सपेक्टेशन x प्लस एक्सपेक्टेशन y के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर रैंडम वेरिएबल दो हैं, एक x है और एक y है। हमने आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, याद है किसी को? नए बच्चों ने भी ज्वाइंट वाला नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं, आप पढ़ेंगे यहाँ की क्लास में, मैं आपको समझा देता हूँ। जब एक रैंडम वेरिएबल होता है तो उसके फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे, इसको हम कहते हैं पीएमएफ, इसको कहते हैं पीडीएफ। मान लो हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हों तो इनके ज्वाइंट फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं और इसको नाम क्या देते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ, और इसको ज्वाइंट पीएमएफ। तो आगे के लेक्चर्स जब आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। मान लो यहां पर रैंडम वेरिएबल दो से ज्यादा होते तो दो से ज्यादा का केस हम आगे डिस्कस करेंगे और इस केस को हम कहते हैं एडिटिव थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो एडिटिव थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन आपका बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आता है यूनिट में, आपको उसको तैयार करना है। तो आज जो काम हम दो के लिए कर रहे हैं, कल वही काम हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे। तो पहले हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल का सम है और उस पर एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग ब्रेक हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई। ओके, रैंडम वेरिएबल दो हैं तो इंटीग्रेशन भी दो यूज करेंगे, एक x का यूज करेंगे, एक y का यूज करेंगे। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी भी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं वो पूरा पूरा यहां पर आ जाता है। दो रैंडम वेरिएबल थे तो इसलिए इनका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी आएगा, और दो रैंडम वेरिएबल हैं तो dx और dy दो चीजें आ जाएंगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। चलिए एक बात आपको हम और बता देते हैं। मान लो हमको ज्वाइंट फंक्शन से किसी एक का निकालना हो, मान लो यहां से हमको x का निकालना है, तो सिंपल फार्मूला होता है y के रिस्पेक्ट में अगर हम ज्वाइंट वाले को इंटीग्रेट कर दे तो हमें x का फंक्शन मिल जाता है, और अगर y का निकालना है तो क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y का फंक्शन मिल जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल्स। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बताया, बाकी नए बच्चे जब लेक्चर्स आगे देखेंगे तो उनको ये चीज वहां पर ऑटोमेटिक मिल जाएगी। विद क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम प्लस में इसको ब्रेक कर देंगे। एक तरफ हमारा x रहेगा और दूसरी तरफ हमारा y रहेगा। तो x और y को हमने प्लस में ब्रेक कर दिया, लेकिन बाकी सब उसके साथ रहेंगे। जैसे यहाँ पर दो इंटीग्रेशन थे और यहाँ पर एक फंक्शन था fxy और क्या था dx और dy। सिमिलरली इंटीग्रेशन ओवर x, इंटीग्रेशन ओवर y, fxy, dx और dy। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस y वाले इंटीग्रेशन को देखें तो इस y वाले इंटीग्रेशन के लिए x कैसा है, कांस्टेंट की तरह होगा, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। ओके, अब ये y का इंटीग्रेशन है तो इसके साथ हम dy लिख देते हैं और dx को पीछे कर देते हैं, यानी हमने इसको एक तरह से सेपरेट कर लिया। ओके, इधर आते हैं। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। मतलब सर इसमें y वाली लिमिट यूज की गई है। हाँ, हम यहाँ पर x को बाहर ले रहे हैं y से, सिर्फ y से बाहर ले रहे हैं, x के बाहर नहीं ले रहे, x के इंटीग्रेशन के अंदर ही है। क्योंकि जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और y होता है तो क्या कर देंगे बताओ, y कांस्टेंट की तरह, y बाहर गया, x का हो गया x²/2। जी सर। है ना? तो यही तो हमने किया है। ये इंटीग्रेशन y का था, हमने x को इस वाले के बाहर कर लिया। कहाँ पे कर लिया? यहाँ पे कर लिया। ओके, हाँ। और बाकी सब तो ऐसे ही लिख दिया हमने। और दूसरा काम क्या किया है, चूंकि ये इंटीग्रेशन y का है तो y के साथ तो dy ही तो आएगा। जब इंटीग्रेशन y का होगा, जैसे x के रेस्पेक्ट में होता है तो यहाँ dx आता है,
तो जब y के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ क्या आएगा, dy आएगा, dx को अलग कर लो, dy। है ना। इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में आपको दिख रहा होगा कि आपके पास y है, तो y वाले इंटीग्रेशन को हम बाहर लिखेंगे और x वाले को अंदर लिखेंगे। अब इस x वाले इंटीग्रेशन के लिए ये y एज अ कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको x के बाहर कर सकते हैं? जी सर। लेकिन y के बाहर नहीं जाएगा, देखो y अभी भी मौजूद है यहाँ पर, है ना। दूसरा काम हम लिखेंगे fxy, और अब की बार इंटीग्रेशन x का है तो इसके साथ कौन आएगा, dx ही तो आएगा, और dy इस y के साथ आ जाएगा। कनेक्टेड है पूरा? जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मार्जिनल वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ये जो वैल्यू लिखी है ये ज्वाइंट पीडीएफ को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन किसका मिल जाएगा, fx का। सर fx। यहाँ पर dx आ गया। इधर आते हैं, y वाला तो बाहर है और अंदर वाले में x के रेस्पेक्ट में ज्वाइंट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x के रेस्पेक्ट में ज्वाइंट को इंटीग्रेट करोगे तो y का फंक्शन यानी fy मिलेगा। और यहाँ पर एक y भी तो था पहले से, वो भी लिख लेते हैं। अभी अभी आपने एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, बताइए जरा ये क्या लिखा हुआ है? ex। ई नहीं बोल बेटा, ई मत बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलो। और इधर क्या लिखा हुआ है? अब आपने एलएचएस लिया था और हमने क्या प्रूफ कर लिया, यानी कि ये वाली थ्योरम सही है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल को जोड़कर उन पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो हम उनको तोड़ सकते हैं उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन के सम में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। चलिए अब इस दो, हाँ बोलो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरम जो है ये उसी का एक्सटेंशन है दो से ज्यादा इवेंट्स के लिए, जिसका प्रूफ हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन को प्रूफ करेंगे सिर्फ दो वैल्यूज के लिए। दो से ज्यादा के लिए इसको भी हम कल ही करेंगे, बट दो के लिए आज हम इसको करेंगे। चलिए, तो अभी जो काम हमने प्लस के लिए किया, अब वही काम हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी अगर हम एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई को लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन x प्लस एक्सपेक्टेशन y, तो क्या हम एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई को लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई? तो आंसर है हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन आपको याद रखनी है कि x और y कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। अगर x और y इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम इसको कभी नहीं लिख सकते, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए थ्योरम में क्या लिखी हुई है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन प्रूफ दिस। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट के बारे में बता देते हैं। जब भी कभी दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके ज्वाइंट पीडीएफ को हम उनके अलग अलग पीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया भी है। जब आप लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी के लिए आपको ये मान लेना है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल वी कैन राइट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एज देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सर। जी सर। चलिए, आपको अभी ये याद रखना है, बाकी आपकी इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो इसका हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। अब एलएचएस में जब दो रैंडम वेरिएबल होते हैं तो हम दो इंटीग्रेशन लगाते हैं, याद रखना है। यहां पर हम वही लिखते हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लेने जा रहे होते हैं। जितने रैंडम वेरिएबल होते हैं उतने का ज्वाइंट पीडीएफ भी लिखते हैं, और लिखते हैं dx और dy। अब चूंकि हमको हमारे थ्योरम में ही दिया हुआ है x और y कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल वी कैन राइट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एज दिस। हमने fxy को ब्रेक कर लिया fx इंटू fy में। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है x का इंटीग्रेशन, इसके साथ x कर दो, क्योंकि y के लिए वो कांस्टेंट था तो बाहर चला गया। ओके,
अच्छा, इधर बात करते हैं, इधर हम y के साथ fy कर लें और dy कर लें और fx dx को बाहर कर लें। अब बताओ ये पूरा क्या लिखा हुआ है? वाई का फंक्शन। एक्सपेक्टेशन ऑफ y लिखा हुआ है बेटा, जी सर, दिख रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ। जब हमने इसको जी। एक्सपेक्टेशन ऑफ y लिख दिया तो इस इंटीग्रेशन x के लिए वो कांस्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि x का इंटीग्रेशन है तो उसके लिए y कांस्टेंट ही तो रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन x को बाहर कर लो, सॉरी y को, तो बचा क्या? इंटीग्रेशन x fx और dx। अब बताओ ये क्या बन गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, यानी कि राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया? यस सर। अगर हम इस एफ एक्स वाई को इस फॉर्म में ना लिखते तो हम ये प्रूफ ना कर पाते, इसीलिए कंडीशन लगती है एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि सम वाले में कोई कंडीशन नहीं लगी है जबकि प्रोडक्ट वाले में कंडीशन लगी हुई है। तो आपको ये बात याद रखनी है आगे के लिए। एक्सपेक्टेशन की और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये जो एक्सटेंशन है इनकी प्रूविंग हम कल कराएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेशन की ले सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको और बताते हैं। सपोज कर लो हमारे पास है एक्सपेक्टेशन ए एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्सपेक्टेशन एक्स। अब इसका प्रूफ कैसे होगा? चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये एक्स के एक फंक्शन की तरह नहीं है, यानी ये जी एक्स है, एक तरह से एक्स का फंक्शन ही तो है। और आपने पढ़ा अभी अभी कि हम अगर x के किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या होगा? वो फंक्शन आएगा, फिर x का पीडीएफ आएगा बस, और x की रेंज आएगी, यही तो होगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं इसको। तो जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ax कैलकुलेट करेंगे तो x की रेंज आएगी, x का पीडीएफ आएगा और वो फंक्शन यहां पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, a एक कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या लिखें बताओ? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये प्रूफ भी हो गया कि अगर एक्सपेक्टेशन ax है तो हम उसको a इंटू एक्सपेक्टेशन x लिख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अभी अभी आपने एक थ्योरम प्रूफ की, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अगर हम इस x की जगह पे माइनस कर दें तो क्या ये थ्योरम ट्रू होगी? देखो कैसे हम बताते हैं। हम इसको पहले एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं प्लस में, यानी हमने y को माइनस के फॉर्म में लिख दिया। अब हम प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो ये बन गया एक्सपेक्टेशन x और ये बन गया एक्सपेक्टेशन माइनस y। अब जरा फिर से देखते हैं, अब की बार हम माइनस वाई को ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई लिख सकते हैं ना। अब -1 एक कांस्टेंट है और अभी अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट अगर अंदर है तो उसको हम बाहर ला सकते हैं। तो क्या हम -1 को बाहर ला सकते हैं इस प्रॉपर्टी से? और जैसे ही -1 बाहर आएगा ये क्या बन जाएगा? तो जो काम प्लस के साथ हो रहा था वो माइनस से भी हो जाएगा, अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, है ना? यस सर। चलिए, तो अभी एक्सपेक्टेशन में हम एक और आपको प्रूफ करा देते हैं थ्योरम। अगर हमारे पास लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस by, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b एक्सपेक्टेशन ऑफ y। पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? ये वाली प्लस वाली, पहले प्लस में ब्रेक करोगे, फिर लगाओगे कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी जिसमें कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ओके, तो इसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये पिछली प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आज की लास्ट प्रॉपर्टी है। कल हम एक्सपेक्टेशन के दो बड़ी थ्योरम्स को प्रूफ कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक्सपेक्टेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज ही ले लेते हैं, आज ही करवा देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, है ना? चलिए, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स लेने के बाद अगर हम इसका मॉड लें या फिर हम एक्सपेक्टेशन मॉड लें तो ये वाला हिस्सा हमेशा छोटा रहेगा इस वाले हिस्से से। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ भी हम कल बड़ी थ्योरम्स के साथ ही करवाएंगे। आज हम एक्सपेक्टेशंस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक फंक्शन है fx, हमने लिख दिया है इसको x/8 और हमने x की लिमिट ले ली 0 to 4। आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। आपको ये होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसको घर पे करना, आंसर कल मैच करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए एक फंक्शन हम और ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब की बार आपको y कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फंक्शन हमारा है y/12 और हमारे पास y की जो रेंज है वो है 1 to 5। इसकी एक्सपेक्टेशन y कैलकुलेट करके आना। चलो एक और हम जोड़ दे रहे हैं इसी में, एक हम आपको जॉइंट फंक्शन दे रहे हैं fxy और इसकी वैल्यू है xy/96, जहाँ पर x की रेंज है 0 to 4 और y की रेंज है 1 to 5 और आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई। जब आप ये और ये कैलकुलेट कर लें तो फिर आपको एक थ्योरम भी प्रूफ करनी है इन्हीं की मदद से कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, x और y कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं ये बताओ? यस सर। सभी लोगों की आवाज आनी चाहिए। जी सर। अगर नहीं आ रही तो मैं यस सर। इनिशिएट करवा दूं। चलो ठीक है, कर लोगे तो काम थोड़ा कम ही देते हैं आज के लिए, बाकी कल हम क्वेश्चंस और करवाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। जय हिंद, गुड नाइट।